in last video we have studied already about Coulomb's law. Okay, so in this video we will start electric field. तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कूलम्स लॉ क्या होता है, वो कैसे पॉइंट चार्ज पे वर्क करता है। एक कंडीशन आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी कि कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज पे अप्लाई होता है। अगर हमें कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है जहाँ हम कूलम्स लॉ लगाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे या तो पॉइंट चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा या फिर उस पूरी बॉडी से कोई एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ता है ताकि हम उसको पॉइंट कंसिडर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस पे आते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं पहले कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज कहीं पे रखा है, ठीक, एक सपोज हमने एक चार्ज लिया कैपिटल Q, ये चार्ज यहाँ पे रखा है। जब इसके पास कोई दूसरा स्मॉल q चार्ज हम लेके आते हैं, तो स्मॉल q चार्ज अगर हम उसके पास लेके आते हैं इनफाइनाइट से, किसी भी दूसरे प्लेस से, अगर हम एक ये जो q चार्ज रखा हुआ है या कोई चार्ज बॉडी कहीं रखी हुई है उसके पास कोई दूसरी चार्ज बॉडी लेके आते हैं, तो हमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जो कि हम जानते हैं कि अगर प्लस, इस पे प्लस चार्ज है तो अगर ये प्लस चार्ज वाली बॉडी होगी तो ये रिपल करेगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी होगी तो ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं कि ऐसा होता है। लेकिन अब आप ये बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो फोर्स इस पे, इस वाले चार्ज पे कैपिटल Q की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या वो फोर्स स्मॉल q उस जगह से हटाने पे खत्म हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर होगा जिसकी वजह से इस पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अगर हम इस चार्ज को यहाँ से हटा लें तो क्या जो यहाँ पे है वो खत्म हो जाएगा? नहीं, वो केवल हमें फील तब होता है जब हम इसको लेके आते हैं। पर यहाँ पे ऑलरेडी कोई क्वांटिटी या ऑलरेडी कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं जिनका पता हमें तब पता चलता है जब हम किसी दूसरे चार्ज को उसके अंदर एंट्री करते हैं। जैसे मैग्नेट जो होता है उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट है। जैसे मैग्नेट आपने रखा, उसके पास आप आयरन लेके आते हो तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, लेकिन अगर हम आयरन हटा दें ना, उसके पास लेके आए, तो क्या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। बस हम उस चीज का पता तब लगा पाते हैं जब हम आयरन लेके आते हैं, मतलब हम उस चीज को एक्सपीरियंस तब कर पाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज जो रखा है, तो चार्ज के आसपास जो एरिया है जिसमें चार्ज के फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाता है, वो एरिया हमेशा रहता है, चाहे हम कोई टेस्ट चार्ज लेके आए अदरवाइज ना लेके आए, पर वो अपने आसपास ऐसा फील्ड, ऐसा एरिया जनरेट करता है जब भी कहीं कोई चार्ज रखा होता है। तो उसी एरिया को, जिस एरिया में रखे हुए चार्ज के फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके या उस चार्ज की एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस किया जा सके, उस फील्ड को या उस एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। ठीक है, तो इसको आप डिफाइन करके भी लिख सकते हो। डेफिनेशन लिख देते हैं, इट इज द This is the definition. It is the field near around the charge in which a force can be experienced. मतलब किसी चार्ज के आसपास का वो फील्ड या वो एरिया जिसमें उस चार्ज के फोर्स को या उसकी एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस किया जा सके, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें आप देख रहे हो दो चार्ज है, एक कैपिटल Q और एक स्मॉल q। लेकिन कैपिटल Q और स्मॉल q में क्या होता है कि जो कैपिटल Q है, जो पहले से रखा हुआ था या पहले से एस्टैब्लिश था, उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। इस चीज का बिल्कुल ध्यान दें, दो चार्ज होते हैं यहाँ पे, एक सोर्स चार्ज और इसको हम टेस्टिंग के लिए लेके आते हैं, इस पे टेस्ट करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, अभी आप आगे प्रॉपर्टी देखोगे कि टेस्ट चार्ज की कहाँ क्या वैल्यू होती है या क्या यूज होता है, इसलिए हमने आपको बताया कि आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखें। अगर किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम चेक कर रहे हैं तो जिसका चेक कर रहे हैं उसको सोर्स चार्ज कहते हैं और जिसके थ्रू कर रहे हैं उसको
इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो दो चार्ज हैं, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। यहाँ पे आपने डेफिनेशन में लिखा चार्ज इन विच अ फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तो फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। फोर्स चार्ज किसके थ्रू एक्सपीरियंस किया गया है, उस चार्ज के थ्रू जो आप लेके आए थे, उसी ने तो एक्सपीरियंस किया है, इसने तो किया नहीं। तो इसका मतलब Q ने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन अब वो वही, वैसे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होना चाहिए, लेकिन वो किसकी वजह से होता है, Q के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो वो क्वांटिटी यहाँ इन्वॉल्व हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैपिटल E से डिनोट किया जाता है। अगर यहीं से हम इसका फॉर्मूला निकालना चाहें तो ये हो जाता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q, ठीक। डिफाइन करेंगे तो आप कह सकते हो कि पर यूनिट चार्ज अ फोर्स विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो आप सीधा लिख सकते हो। हम इसको ऐसे करके लिखते हैं ना, इफ Q इक्वल टू 1 कूलम देन क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू F। इसका मतलब फोर्स जो है वो बराबर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के, कब, जबकि जो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है अगर उस चार्ज की वैल्यू 1 कूलम हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमने डेफिनेशन में बोला द फोर्स विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय 1 कूलम या विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये हो गया। अब इसके क्या, आप इसकी यूनिट निकालेंगे, E इज इक्वल टू F अपॉन Q है, इट मीन्स इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो डायमेंशन के लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ E। तो डायमेंशन क्या है, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन का मतलब m(L)(T)⁻² डिवाइड बाय कूलम। लास्ट वीडियो में बताया था कि कूलम की डायरेक्ट कोई यूनिट नहीं होती या डायरेक्ट कोई डायमेंशन नहीं होती, तो हम कूलम को I इंटू टी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है I इंटू टी। तो इसका क्या हो जाएगा, A इंटू कैपिटल Q। ये T ऊपर जाएगा तो आप इसको लिख सकते हो m(L)(T)⁻³ इंटू A⁻⁻1। इट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आपका डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब यहाँ पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, ये क्या है, ये एक चार्ज पॉइंट चार्ज है ना, तो कभी कभी ये भी पूछ देते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगता है। तो उसका फॉर्मूला अगर हमें डिराइव करना हो तो हम यहीं से इसी फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिख लीजिए पहले, वी नो दैट बाय कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। फोर्स का फॉर्मूला ये है, तो हम यहाँ पे देखो F E इज इक्वल टू क्या है, F अपॉन Q। F की वैल्यू रख दो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2। Q1 आपका क्या है, देखो Q1 का मतलब कैपिटल Q और Q2 का मतलब स्मॉल q। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाई R², और डिवाइड में ये वाला q। तो इस q से ये q कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला आपका आ जाएगा 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q अपॉन R², ठीक। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय कूलम्स लॉ, और या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो उसका ये फॉर्मूला है, आपको बहुत याद रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल बहुत यूज होते हैं इससे, ठीक है। इसके बाद आता है नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताते हैं अभी, इसको आप नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कोई चार्ज के आसपास का वो एरिया जिस पे हम उसका फोर्स या उसकी वैल्यू या उसकी एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक, उसको हम फील्ड कहते हैं। अब फील्ड कहते तो हैं, लेकिन फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे उसको बनाएंगे? तो फील्ड बनाने के लिए जिन इमेजिनरी लाइंस का रास्ता या जिन इमेजिनरी लाइंस को यूज़ किया जाता है उन्हीं लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट के आसपास के एरिया को डिफाइन करने के लिए आपको याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज़ करते थे, लाइंस ड्रॉ करते थे एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल को रिप्रेजेंट करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के आसपास के फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज़ करते हैं। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस विच कैन बी ड्रॉन इन स्पेस टू शो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज ओवर देयर। ओके, अब होता क्या है, तो आप देखो जैसे यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो ये चार्ज क्या करेगा, अपने आसपास फील्ड जनरेट करेगा। तो फील्ड ऐसे जनरेट, फील्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसने अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, इसने अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, ठीक है। क्योंकि ये माइनस का चार्ज है और ये प्लस का चार्ज है, तो प्लस का चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जिसमें आप लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड विल टर्मिनेट इन द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन होती है, आप लिख लीजिए, दे आर स्मूथ कर्व्स। सबसे पहले तो आप ये लिखिए, दे आर स्मूथ कर्व्स। इसका क्या मतलब हुआ, स्मूथ कर्व्स का क्या मतलब हुआ? स्मूथ कर्व्स का मतलब है कि देखिए ये ऐसे हो सकती हैं, ऐसे जा सकती हैं, पर ऐसे नहीं जा सकती, ठीक है ना। स्मूथ कर्व्स का मतलब ऐसे लाइन ड्रॉ की जा सकती है, इट मीन्स ये सही है पर ये रॉन्ग है। यहाँ पे आप जब देख रहे हो तो यह क्या डिफरेंस है, हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते? तो आप देखिए यहाँ पे जिस पॉइंट पे भी आप चाहोगे लाइन ड्रॉ, अगर टेंजेंट बनाओगे किसी भी पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे उसी पॉइंट पे एक एंगल बनेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट पे किसी भी फील्ड का, क्योंकि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक पॉइंट पे किसी भी फील्ड का एंगल सिर्फ एक ही हो सकता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन सिर्फ एक ही हो सकती है। लेकिन जब आप यहाँ पे ऐसा आपने बना लिया तो आप देखिए ये जो पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ये डायरेक्शन हो गई और एक ये डायरेक्शन हो गई। तो ये पॉसिबल नहीं है वेक्टर क्वांटिटीज में। तो दैट इज व्हाई हम कर्व को ड्रॉ, स्मूथ कर्व ड्रॉ करते हैं, डायरेक्टली लाइन ड्रॉ नहीं करते, ठीक है। तो दे आर स्मूथ कर्व्स, आप पहली कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन है दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इन नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइंस को बनाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज के आसपास, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख लिया आपने और इसके आसपास कहीं भी नेगेटिव चार्ज, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव से स्टार्ट होके और तुरंत नेगेटिव पे टर्मिनेट होना चाहती है। तो इसका मतलब कि जब कोई जो इसको सबसे पहले नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा, इसकी सारी फील्ड लाइंस उसी पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इसको पहले मिला तो इसकी सारी फील्ड लाइंस ऐसे आके टर्मिनेट हो जाएंगी। इसलिए हम एरो ऐसे बनाते हैं, इसीलिए देखिए हमने इस वाले में एरो बनाया है, नेगेटिव में एंटर करती हैं तो नेगेटिव में एंटर वाला एरो है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं तो पॉजिटिव में बाहर की तरफ एरो है। एरो जो है वो रिप्रेजेंट करता है फील्ड की डायरेक्शन को,
कि फील्ड की डायरेक्शन क्या है। पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन होती है, इसलिए इसका एरो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसका एरो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो सेकेंड कंडीशन इसकी ये हो गई। थर्ड कंडीशन इसकी होती है, एक मिनट मैं इसको रख दूं। तो फोर्थ कंडीशन है टू फील्ड लाइंस विल नेवर क्रॉस ईच अदर। टू फील्ड लाइंस विल नेवर क्रॉस ईच अदर का मतलब कि दो फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इट मीन्स कोई भी लाइन ऐसे कभी नहीं जा सकती, ठीक है। तो ऐसे नहीं जा सकती, उसका रीजन क्या है? उसका भी रीजन यही है, आप देखिए इधर, जब एक लाइन ऐसे जाएगी और एक लाइन ऐसे जाएगी तो वो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट पे आपके दो एंगल बन रहे हैं, एक इधर और एक इधर, दो डायरेक्शन बन रही है। तो दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो है वो यहाँ पे, इसलिए ये वाली कंडीशन है कि टू फील्ड लाइंस विल नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड का मतलब क्या हुआ? अगर कहीं पे सपोज आपका एक +2 चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और ये अपने आसपास फील्ड लाइंस कैसे जनरेट करेगा? ऐसे, ठीक है। तो अगर हम कोई एरियल सरफेस उस जो फील्ड लाइंस बनी हुई है उनके बीच में रखें, तो आप देखिए अगर सेम इस एरिया यहाँ पे ड्रॉ करें और सेम एरिया हम यहाँ पे ड्रॉ करें, तो आप खुद देखिए जब हमने ये एरिया यहाँ ड्रॉ किया तो यहाँ पे इसके अंदर तीन लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3, लेकिन जब हमने ये एरिया यहाँ पे रखा तो सिर्फ एक लाइन आ रही है। इट मीन्स कि जो फर्स्ट वाला एरिया था उसमें 3 लाइंस इंक्लूड हो रही हैं। 3 लाइंस इंक्लूड होने का मतलब उसके अंदर फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हो वैसे वैसे लाइंस घटती जा रही है। लाइंस के घटने का मतलब है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इज वीक, ठीक है। तो वही सेकेंड स्टेटमेंट लिखा है क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब जहाँ पे फील्ड लाइंस की क्राउडिंग ज़्यादा हो, ज़्यादा इकट्ठी हो लाइंस, वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होता है, और जहाँ पे फील्ड लाइंस कम होती है वहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइंस बिहेव एज स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। इसका मतलब है कि ये उसका जो फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे बिहेव करती हैं जैसे स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? जैसे रबर बैंड होती है, आप खींचते हो तो रबर बैंड खींचते हो तो स्ट्रेस्ड होती है, लेकिन वो क्या चाहती है? जो रबर बैंड है आप उसको खींचते चले जाते हो, लेकिन आपको एक फोर्स लगाना पड़ता है उसको खींचने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो रबर है आपकी वो वापस उसी पोजीशन में आना चाहती है और छोटी से छोटी होना चाहती है। आप क्योंकि छोटे से छोटे को बड़ा करते हो, इसलिए आपको अपनी तरफ से फोर्स लगाना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही फील्ड लाइंस बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि ये इसका रूल है, मैंने अभी आपको बताया कि +q से निकलने वाली फील्ड लाइंस हमेशा नेगेटिव q में जल्दी से जल्दी एंटर करेगी। ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी हमें नेगेटिव चार्ज मिल जाए और हम एंटर कर लें, तो पॉजिटिव मतलब छोटे से छोटा रास्ता तय करना चाहती है, और छोटे से छोटा रास्ता तय करने का मतलब है कि जो उसके आसपास नेगेटिव चार्ज जो भी पहली बार मिलता है वो उसी में जाके एंटर कर लेती है। तो वो ऐसे बिहेव होता है जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रही है, मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा है और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे रबर बैंड जल्दी से जल्दी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना चाहता है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि फील्ड लाइंस बिहेव एज स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, और यही प्रॉपर्टी फील्ड लाइंस की एक्सप्लेन करती है अपोजिट चार्जेस के अट्रैक्शन को। अगर प्लस है तो माइनस को अट्रैक्ट इसीलिए करता है क्योंकि प्लस से निकलने वाली फील्ड लाइंस जल्दी से जल्दी नेगेटिव में एंटर करना चाहती हैं, और नेगेटिव में एंटर करना चाहती हैं इसका मतलब वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस। आप देखिए हमने लाइन ड्रॉ की है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप +q चार्ज बनाएं और इसकी फील्ड लाइंस ऐसी ड्रॉ कर दें, मतलब ये टेंजेंट नहीं बनाता है, ये हमेशा ऐसे बनेगा, ऐसे फिर ऐसे जा सकता है। मतलब जब किसी सरफेस से निकलेगा
तो वो हमेशा राइट एंगल पे निकलेगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलता भी है और राइट एंगल पे ही एंटर भी करता है। मतलब पॉजिटिव से जब फील्ड लाइंस आप आउटवर्ड डायरेक्शन पे ड्रॉ करोगे तो उसका सरफेस के साथ, चार्ज बॉडी की सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि लाइंस कैन एक्सप्लेन रिपल्शन ऑफ सेम चार्ज। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा कि लाइंस कैन ऑल्सो एक्सप्लेन अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्ज, सेम एज लाइंस कैन एक्सप्लेन ऑल्सो रिपल्शन ऑफ सेम चार्ज। कैसे? आपको जैसे आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, इससे एक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है, वो निगेटिव में जाना चाहती है, पर दूसरा कहीं यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और वो भी ऐसे, इससे भी फील्ड लाइन निकली और वो भी ऐसे आ रही है, ठीक है ना, ऐसे आ रही है। लेकिन ना तो ये निगेटिव है जो इसके अंदर ये चला जाए, ना ये निगेटिव है जो इसके अंदर ये चला जाए, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे आके इधर चला जाएगा और ये ऐसे आके इधर चला जाएगा। दोनों ही एक दूसरे से मिल नहीं सकती। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसको पॉजिटिव में नहीं, उसको निगेटिव में एंटर करना है और ये पॉजिटिव है तो ना ये इसके पास जा सकता है ना ये इसके पास जा सकता है। तो बिल्कुल ऐसे करते हैं कि जैसे ये जो है वो भी ऐसे, पहले दोनों ऐसे आ रहे थे, लेकिन अब इसको इसके पास नहीं आना है, इसको इसके पास नहीं आना है, तो ये दोनों ऐसे बिहेव करेंगे, ऐसे दूर जाने की, दूर। तो ये क्या करते हैं, ये इससे कहते हैं कि तुम हटो, हमें रास्ता दो, ये ऐसे बोलेगा, तो क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करते हैं, दूर हटाने की कोशिश करते हैं। तो हमें कैसा फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि सेम चार्जेस रिपल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो वो भी प्रॉपर्टी जो सेम चार्जेस होल्ड करते हैं वो भी क्यों होती है, बिकॉज ऑफ देयर फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अभी आपने फील्ड लाइंस पढ़ा, फील्ड लाइंस के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, मतलब ये आप जान गए हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती है। अब इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पे हो सकता है, ये आप जानते हो, लेकिन अभी तक हम सिर्फ पॉइंट चार्ज के बारे में जानते हैं, मतलब क्योंकि हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है और कूलम्स लॉ में सिर्फ पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, E = 1/4πε0 × Q/r², दैट इज ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, नॉट फॉर एनी सरफेस। लेकिन चार्ज तो किसी भी बॉडी पे हो सकता है। चार्ज का ये भी हो सकता है कि जैसे कोई वायर है, उसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रही है तो चार्ज है उसके अंदर, तो वो भी एक चार्ज बॉडी है। कोई स्फीयर है, उस पर हमने चार्ज फैला दिया तो वो भी, उसके अंदर भी चार्ज है, वो वॉल्यूमेट्रिक डिवाइस है। ऐसे ही कोई एरिया, अगर कोई प्लेन शीट, मतलब किसी गोल्ड की या सिल्वर की अगर हम प्लेन शीट ले लें और उस पर चार्ज दे दें तो वो भी तो एक चार्ज बॉडी हो गई, तो वो अपने आसपास भी फील्ड बना सकती है। इट मीन्स चार्ज कैन बी इन एनी शेप। तो जब चार्ज किसी भी शेप में हो सकता है तो फील्ड भी किसी भी शेप की बॉडी का हो सकता है। अब जब किसी भी शेप का हो सकता है तो हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले ये जानना पड़ेगा कि किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। मतलब बॉडी का शेप अलग अलग हो सकता है, लीनियर हो सकता है, एरियल हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक हो सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही ये जानना पड़ेगा कि जब किसी लीनियर सरफेस में चार्ज जाता है तो कैसे बिहेव करता है, किसी एरिया में जाता है तो कैसे बिहेव करता है, किसी वॉल्यूम में जाता है तो कैसे बिहेव करता है, और कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सरफेस, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है तो सबसे पहले ये बताते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखो, जब भी कोई कंडक्टिंग बॉडी होती है तो ऑब्वियसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तभी होगा जब बॉडी कंडक्टिंग होगी। नॉन कंडक्टिंग में तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो चार्ज मूव ही नहीं कर सकता। तो जब भी कोई कंडक्टिंग बॉडी होती है तो उसके अंदर चार्ज क्या करता है कि चार्ज के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि सेम चार्ज अगर आप किसी बॉडी पे देते हो तो वो रिपल्सन का फोर्स लगाता है, और रिपल्सन का फोर्स का मतलब वो जितनी दूर आपको खिसका सकता है उतनी दूर छोड़ता चला जाएगा, उतनी दूर भेजेगा जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। अब अगर हम एक लीनियर वायर की बात करते हैं तो सपोज हमने एक वायर लिया, इस पर हमने एक चार्ज दिया, यहाँ से हमने चार्ज एंटर कराया, प्लस दिया। तो जब आप प्लस पहला चार्ज दिया तो वो तो यहीं पे रुक गया, क्योंकि उस पर किसी भी तरफ से कोई
फोर्स नहीं लग रहा है, अभी बॉडी पे कोई और चार्ज तो था नहीं, जब फोर्स नहीं लग रहा तो वो यहीं रुक गया, ठीक। लेकिन जब आपने फिर से एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए, अब जब आप फिर से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो ये पॉजिटिव आने वाले पॉजिटिव पे एक फोर्स लगाएगा, और जो वो फोर्स लगाएगा वो रिपल्सन का होगा, मतलब वो चाहेगा कि जो दूसरा आया है वो हमसे जितनी दूर पॉसिबल हो उतनी दूर चला जाए, उतनी दूर चला जाएगा। मतलब क्या, अब वायर से बाहर तो निकल नहीं सकता, क्योंकि वायर से बाहर क्या है, एयर नॉन कंडक्टिंग है। तो ये क्या करता है कि वायर के अंदर की लेंथ जितनी होती है उतनी दूर चला जाएगा। मतलब जो दो चार्ज अब आए हैं वो पहला चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा और दूसरा चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस यही तो है, इतनी ही दूर पे तो धक्का दे सकता है, बस उतनी दूर पे रुक गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक टेबल पे खड़े हो और दूसरे को अगर धक्का दे रहे हो तो मैक्सिमम इतनी दूर दे सकते हो कि वो टेबल के दूसरे कॉर्नर पे बैठ जाए, अगर और ज़्यादा दोगे तो वो गिर नहीं जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही इसने किया। अब आप फिर से एक और चार्ज लेके आए, तो फिर जो नेक्स्ट चार्ज आएगा वो क्या करेगा, वो उस पर ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, और क्या चाहेगा कि ये हमसे, दोनों ही ये चाहेंगे कि हमसे दूर रहे। जब दोनों ही चाहेंगे हमसे दूर रहे तो वो क्या करेगा, दोनों के बीच में जाके रुक जाएगा। तो दोनों के बीच में जाके रुकने का मतलब यहाँ कहीं आ गया। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है, और होता क्या है कि जितना चार्ज इस पे आता है वो पूरा का पूरा चार्ज कंडक्टिंग सरफेस के पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वली डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक। अब वो सरफेस चाहे सरफेस एरिया हो या फिर लीनियर हो या फिर वॉल्यूम का हो, किसी भी तरह की सरफेस हो, अगर कंडक्टिंग सरफेस है तो वो उसकी सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो हमने जान लिया कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अब हम बात करते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि अभी हम पहला जो तीन सरफेस हमारे पास होती है, तो फर्स्ट है हमारा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने मान लिया कि सपोज या लेट लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ये है क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट चार्ज में, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। ये पूरा लंबा वायर होगा, एक लंबा सा वायर, अब लंबा तो कितना भी लंबा हो सकता है, हमने माना कि 1 मीटर लंबा वायर है, तो 1 मीटर लंबे वायर में जितना चार्ज आया है उस चार्ज को बोलेंगे लैम्डा, उसको रिप्रेजेंट किया है लैम्डा से। वो तो कितना भी सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर हमने उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया और उसका नाम दिया लीनियर चार्ज डेंसिटी, या फिर इसी को कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसी का दूसरा नाम है चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर लंबे वायर पे जितना चार्ज है उसको कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गया लैम्डा। अब आप देखिए हमें क्या करना है, एक्चुअली हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हमने सपोज किया कि एक पॉइंट P है, इस पूरे वायर की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना है ये हमें कैलकुलेट करना है। सपोज एक इसमें से एक छोटा सा वायर, पूरे 1 मीटर लंबे वायर में से एक छोटा सा पॉइंट एलिमेंट हमने कट कर लिया। पॉइंट एलिमेंट कट किया, उसकी लेंथ है स्मॉल dl। पॉइंट एलिमेंट क्यों कट किया, अभी अभी बताया था क्लास स्टार्ट होने पे कि कूलम्स लॉ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का E = 1/4πε0 × Q/r², दैट इज इट कैन ओनली बी अप्लाइड व्हेन इट इज पॉइंट चार्ज। तो जब हमें उसे ही को अप्लाई करना है तो हमें इसको पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने एक छोटा सा लेंथ, बहुत छोटी लेंथ, इतनी छोटी कि उसको पॉइंट में कंसिडर किया जा सके, वो हमने कट कर ली। तो वो जो लेंथ है छोटी वाली उसको हमने बता दिया dl, स्मॉल dl, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो वैल्यू है स्मॉल r, ठीक, वो लेंथ है। तो यहाँ पे आप लिख लो लेट dl is a small element, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट हो गया। अब आप बताइए 1 मीटर लंबे वायर पे चार्ज है लैम्डा, ठीक है, तो dl मीटर लंबे वायर पे चार्ज कितना होगा। जैसे आप इधर देखिए, हम कहते हैं 1 मीटर लंबे वायर पे चार्ज है लैम्डा, 2 मीटर लंबे वायर पे कितना होगा 2 लैम्डा। ऐसे ही कहें dl मीटर लंबे वायर पे कितना होगा,
तो dl इंटू लैम्डा, ऐसे तो लिखोगे, बस यहाँ पे वैसे ही लिखना है। तो आप लिख लो चार्ज ऑन dl एलिमेंट। क्यों? क्योंकि हमें पूरे वायर पे चार्ज कितना है ये तो मालूम हो सकता है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल दिया होगा तो ऐसा ही दिया होगा कि पूरे वायर पे चार्ज कितना है, लेकिन हमने तो छोटा सा एलिमेंट काटा है, क्योंकि हमें कूलम्स वाला फोर्स लगाना है या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है, तो हमें नहीं मालूम ना उस पर चार्ज कितना है। तो उसके लिए हमने सपोज किया कि चार्ज ऑन स्मॉल dl एलिमेंट इज dq। जब dl छोटा है तो dq चार्ज भी तो छोटा होगा, dq इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, dq इज इक्वल टू dl इंटू लैम्डा। ठीक है, ये dq हो गया। नाउ वी विल अप्लाई, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वहां पे एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ dq इज de। सीधी सी बात है कि जब dl छोटा सा है, dq छोटा सा है, तो de भी छोटा सा होगा। फॉर्मूला क्या होता है, de इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q1, नहीं q/r² फॉर्मूला था, केवल सोर्स चार्ज बचा था, टेस्ट चार्ज तो कैंसिल ही हो गया था। तो कैपिटल Q यानी यहाँ पे लिखोगे आप dq/r²। अब dq की वैल्यू कितनी है, तो dq की वैल्यू गिवन हुई है 1/4πε0 इंटू, हमने अभी कैलकुलेट की dq की वैल्यू ये रही, तो ये हो जाएगी लैम्डा इंटू dl डिवाइड बाई r²। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आई है dl में, और de है ये तो छोटा सा है, मतलब केवल उतने छोटे से एलिमेंट की वजह से है, हमें पूरे वायर की वजह से निकालना है। और हम जानते हैं कि पूरे वायर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के सीधा इंटीग्रेट कर दें अगर पूरे वायर की लेंथ को, तो आंसर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, इधर इंटीग्रेट करोगे तो e मिलेगा, इधर इंटीग्रेट करोगे तो देखिए 1/4πε0 कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है क्योंकि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये कोई किसी पर डिपेंडेंट वैल्यू नहीं है, और अंदर क्या बचा dl/r²। तो ये आपका फॉर्मूला है लीनियर चार्ज का। लीनियरली अगर कोई सरफेस है तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये उसका फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या हमें करना होता है, dl लिखा है, लिमिट लगाएंगे, जितना लंबा वायर लिखा होगा उतनी लिमिट लगा दोगे, यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, dl का फॉर्मूला लगा देंगे, तो हम यहाँ पे ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमें सिर्फ जनरल फॉर्मूला डिराइव करना था, इसलिए हमने इतना किया। आगे जैसे जैसे सरफेस हमें मिलती जाती है, हम उस सरफेस का यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं dl की जगह पे, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके लिए ये इतना ही है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर बताते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर अब नेक्स्ट होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज का मतलब कि कोई ऐसी शीट या ऐसा सरफेस जिसमें एरिया हो, जैसे एक शीट होती है ना, शीट मतलब जैसे A4 शीट है हमारी, जो कॉपी होती है उसका पेज है, तो वो एक शीट है, वो एरियल है ना, उसमें सरफेस है मतलब एरिया है। तो जब भी कोई ऐसी बॉडी हो और उस पर चार्ज दिया हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा वो कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल वैसे ही हमने बताया, क्योंकि कंडक्टिंग सरफेस होगी तो इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी शीट पे। ठीक, जब पूरी शीट पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखेंगे, जैसे वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी थी। तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन होगी लेट सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज है, इसको कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे देखो पहले हमने dl एलिमेंट कट किया था, इसमें हमने क्या किया ds, छोटा सा एरिया ds कट कर लिया, तो आप लिखोगे
लेट टेक अ स्मॉल एरिया ds to calculate electric field at P due to charge on ds। ठीक, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे चार्ज है सिग्मा, तो ds मीटर स्क्वायर एरिया पे चार्ज कितना होगा, dq रिप्रेजेंट करेंगे उसको छोटा सा चार्ज और हो जाएगा सिग्मा इंटू ds। ठीक है, ये कौन सा चार्ज है, जो छोटे से एलिमेंट यानी इसमें जितना चार्ज है केवल उस पे कितना चार्ज है, जो एरिया हमने कट किया है उस पे चार्ज कितना है, तो उसकी वैल्यू ये आ गई। अब आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq इज dE। dE का फॉर्मूला लगाना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q यानी dq अपॉन r स्क्वायर। ठीक, तो dE का फॉर्मूला लगाएंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू ds डिवाइड बाई r स्क्वायर। नाउ वी विल इंटीग्रेट करेंगे तो ये फॉर्मूला E हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है क्योंकि वो भी एक वैल्यू हमने कंसीडर की है पूरी की पूरी, अंदर बचेगा ds अपॉन r स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है सरफेस पे एरिया, जो सरफेस के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वजह से किसी भी पॉइंट P पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला है। अब हमें क्या करना होता है, r तो दिया ही होता है कि डिस्टेंस कितनी है, उस किस डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है वो गिवन होगा। ds की वैल्यू एरिया की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अगर एरिया रेक्टेंगल है तो हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, अगर कोई एरिया है मतलब सर्कल है या कुछ ऐसा है तो उसमें उस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू कर देते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है। इसी तरह से बिल्कुल आप वॉल्यूम का भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो आई होप मुझे नहीं करना पड़ेगा, वॉल्यूम वाला आप खुद करोगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि वॉल्यूम में यहाँ पे आपको सिग्मा की जगह रो कंसिडर करना है। ये बता देती हूँ, रो होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, या फिर इसी को कह सकते हो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही वो भी कैलकुलेट होगा। आंसर आपका लास्ट में इतना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो और अंदर बचेगा dv अपॉन r स्क्वायर। ये इक्वेशन आएगी बिल्कुल सेम, तीनों की सेम इक्वेशन आती है, केवल वैल्यू में अंदर आता है। मतलब वहाँ पे लीनियर है तो सरफेस लीनियर आती है, लेंथ की वैल्यू आती है, यहाँ पे सरफेस थी तो एरिया की वैल्यू आती है, वहाँ पे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की वैल्यू आएगी। और बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे ये वाले सॉल्व हुए हैं, लीनियर वाला सॉल्व हुआ, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये जो नीचे चल रहा है इसका ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय।